अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है लेक्चर 22 का पार्ट 2 और यहाँ पे हमने क्लोज किया था लास्ट जो पार्ट 1 था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश है कि जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं बारीक से बारीक तक भी आपके साथ जो शेयर करने की कोशिश की मैं वो आप तक पहुँचाऊँ सारा। अच्छा, दो रिजल्ट हमारे पास आ गए। एक तो हमने पोर्टफोलियो इसके देखा 8.57 और 30% उस टाइम उसका रिटर्न था। अभी ये बक्स मतलब क्या बता रहा है ये, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ चलते जाएंगे। अच्छा, एक बात तो जब हम पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का, तो उसको इंडिविजुअल के साथ की तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। लेकिन एक अगली चीज़ भी, एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये कैलकुलेट करता है आपके लिए कि जैसे कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली होगी अब तक, क्योंकि काफ़ी कोर्सेज में डिस्कस की जा चुकी है, मैथ के अंदर और स्टेटिस्टिक के अंदर भी आ चुकी है। तो यहाँ पे उसका भी जिक्र करता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे कर क्या रहा है। आरपी क्या है? रिटर्न माइनस सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा या 1 सिग्मा। अच्छा, वो कैसे है कि आरपी माइनस सिग्मा एंड आरपी प्लस सिग्मा। आरपी क्या है? जो हमने ऊपर रिस्क कैलकुलेट रिटर्न कैलकुलेट किया, और सिग्मा क्या है? जो हमने पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट किया। अच्छा, इनको कहता है एक बार प्लस कर लो आपस में, एक बार इनको नेगेटिव कर लो। होगा क्या? क्या आएगा आपके पास? आ जाएगा 4.43% टू या एड 21.57%। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब ये सोच रहे होंगे कि एक रिटर्न की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क की वैल्यू है, तो ये आपस में कैसे एक दूसरे को माइनस कर सकता है? तो इस वजह से माइनस करता है जो रिटर्न है। हमने याद है, हमने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू होती है। वो जो सिग्मा होता है ना, एक्चुअली जिसको हम रिस्क कह रहे होते हैं, वो ये चीज़ होती है कि जो मीन वैल्यू एक हमने कैलकुलेट किया उसके अंदर कितने परसेंट वेरिएशन या कितने नंबर की वेरिएशन पॉसिबल है। तो है इसमें जो रिस्क होता है वो भी मीन वाली वैल्यू ही का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन ये बता रहे हो मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार माइनस किया और एक बार प्लस कर लिया हमने रिस्क को, ये ताकि एक बार 20 से ऊपर वाली वैल्यू आ जाए और एक बार 20 से नीचे वाली वैल्यू आ जाए। जब नीचे वाली है 4.43% आएगी, ऊपर वाली हमारी 21.57% आएगी वैल्यू। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका? जो सिग्मा बी था या स्टॉक बी का जो रिस्क था वो था 5%। आप टेबल में ऊपर देख लीजिएगा। सिग्मा ए जो स्टॉक ए है उसका रिस्क था 20%। ये वैल्यूज कहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है? 8.57 कहाँ पे कैलकुलेट की? रो 0.6 के ऊपर। समझ लगी? अच्छा, अभी क्या मतलब कहाँ, मतलब क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पे? वो ये कहना चाह रहा है कि जब रिस्क था एक का 5%, एक का 20%, जब इनका हमने पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक दरमियान की वैल्यू आ गई 8.57%, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि जो रिस्क 5 से 20% था वो उसके दरमियान में आ गया पोर्टफोलियो का, क्योंकि पोर्टफोलियो तो मतलब ये है कि दोनों स्टॉक्स को इकट्ठे देखना, इकट्ठे उनमें इन्वेस्टमेंट करना, तो जो उनका रिस्क है वो भी कहीं पे दरमियान में आ जाना चाहिए। सही है जी। आखिरी बात जी, वो ये 68.26% क्या कह रहा है? ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है उसके शबीशेफ थ्योरम भी है इसके ऊपर। वो ये कहता है कि 68.26% ये चांसेस होते हैं फ्यूचर में जो आपका रिटर्न आएगा और जो उसके साथ रिस्क अटैच होगा, वो कहता है कि 4.43% से 21.57% के दरमियान होगा। ये 68.26% चांस है कि फ्यूचर में आपके जो रिटर्न आएंगे ना वो इसके दरमियान किसी वैल्यू पे आएंगे। अच्छा जी, अभी हमने +6 के लिए कर लिया। अभी सेम वाला वर्किंग हमने .6 नेगेटिव के लिए कर ली, नेगेटिव कोरिलेशन के लिए कर ली। अच्छा जी, पोर्टफोलियो रिस्क इसके भी आता है 4.8%। से पहले बता दिए, क्योंकि नीचे की जो कैलकुलेशन होगी उसके अंदर यही निकले, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा, डोंट वरी। हम क्या करने जा रहे हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन के साथ हमने एक कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन आप समझिए कि पहले स्टॉक की वैल्यूज दे रहा है, डाटा दे रहा है। स्टॉक ये है 20% रिटर्न है उसका, इंडिविजुअल रिटर्न अकेला जब शेयर होता है उसका 20% उसके साथ रिस्क अटैच है, 10% उसका रिटर्न है और 5% उसके साथ रिस्क अटैच है। एक उसने नीचे टेबल दे दिया है, वो टेबल आप देख के सोच रहे होंगे कि ये तो रिजल्ट भी कैलकुलेट करके दे रहा है। बिल्कुल जी, ये रिजल्ट भी कैलकुलेट करके दे रहा है। कर क्या रहा है? फ्रैक्शन स्टॉक ए का सिर्फ उसने शेयर इसमें दिया होगा जी। 100% जब स्टॉक ए होगा, जब 80% स्टॉक ए का होगा, 50% स्टॉक ए जब होगा, तब रिजल्ट ये आएगा जी। ये कह रहे हैं जी 100% स्टॉक ए होगा जब, तो 20% उस टाइम पोर्टफोलियो का रिस्क होगा, ठीक है। कैसे कहना वाला है? जब 20% स्टॉक ए होगा तो 20 सारे का सारा रिस्क उसका अपना ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई शेयर ही नहीं है। स्टॉक ए 100% का मतलब ये भी हुआ कि स्टॉक की स्टेप जीरो है। अच्छा, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न
उस टाइम जब स्टॉक ए 100% होगा तो स्टॉक बी 0 होगा, तो पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा 20%, वही इसने वैल्यू यहाँ पे उठाई है। सही है। इसी तरह वो फ्रैक्शन जब चेंज होती है 80% होगा तो स्टॉक बी उस टाइम 20% होगा, उस टाइम 15% होगा। और ये इसने रिजल्ट एक्चुअली कैलकुलेट करके लिखे है, एक टेबल बना दिया, पीछे उसने खुद से कैलकुलेशन की है। कैसे किया कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन मैं आपके लिए करूँगा, फिर बाकी आप कैलकुलेशन खुद करना। अच्छा, जैसे कि कह रहा है कि स्टॉक ए जब 30% है उस जब स्टॉक बी इधर नहीं दे रहा ना, वो भी मैं आपको दिखा 70% बनता है, क्योंकि 100 में से बाकी वो कहता है 4.8% पोर्टफोलियो रिस्क आएगा और 30% रिटर्न आएगा। ये खैर मैं आपके लिए कैलकुलेशन करूँगा। सही है जी। अच्छा जी, अभी मेरी की हुई कैलकुलेशन के ऊपर आ जाए, जहाँ मैं आपको कह रहा था मैं एक वैल्यू आपके लिए कैलकुलेट करूँगा उस टेबल की, बाकी आप खुद कीजिए। उसने क्या कहा था कि उसने जी जो स्टॉक ए है वो 30% जब होगा तो स्टॉक बी एक्स बी 0.7 या 70% हो जाएगा, जो कि उसने टेबल के अंदर शो नहीं किया हुआ। चले एक बात और आप देख ले, पहले आप इसको देखें जी। वो ऐसे कहना चाह रहे हैं जब स्टॉक ए 100% होगा तो स्टॉक बी 0% होगा, स्टॉक बी जब 80% होगा तो स्टॉक बी 20% होगा, 50 होगा तो 50-50 हो जाएगी, 30 होगा तो 70% स्टॉक बी होगा। उसके लिए पोर्टफोलियो रिस्क 4.8 होगा और एक्सपेक्टेड 30% होगा। ऐसे करके वो टेबल बनाना दिखा रहा है, लेकिन उसने कैलकुलेशन फुल नहीं की। अच्छा जी, ये फार्मूला वही है जो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स इस वाले के लिए यूज़ किया कि आपको पता है कि स्टॉक का रिस्क कैलकुलेट, पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यही रहेगा। आपने मेरे पहले भी कहा था, इस फार्मूले को अच्छे से साफ करके लिख लिया। और 30%, 70% रिस्क क्या है, 20%, 5% कहाँ से लिए मैंने ये मैंने वो टेबल के में लिए जो टेबल आपने उसको उस टेबल के ऊपर जो दिया हुआ है, एक टेबल जहाँ पे आपको डाटा दे रहा है, मैंने बता रहा था आपको, ये वहाँ से हमने रिस्क और रिटर्न वहाँ से उठाए। रिस्क खैर हमें चाहिए, ये तो उस टेबल के अंदर भी दिया हुआ है कि शेयर कितने % उसकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, अभी ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी सॉल्व कर दी है। जस्ट वैल्यूज पुट की, जैसे मैंने 0.6 के लिए कैलकुलेशन दिखाई है, 70 पॉइंट -6 के लिए सेम वही रहेगी। जस्ट क्या होगा यहाँ पे 0.6 नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला फैक्टर जो है मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, ये अपर में जमा हो जाएगी और ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा। उससे रिजल्ट आते आते 0.0480 आ जाए, इसके रूट के बाद 4.8% आपके पास रिजल्ट आए जो उसने दिखाना चाहा था आपको। ठीक हो गया जी। मैंने कहा था कि आपके लिए ये मैंने कैलकुलेट कर दिया आपको। 13% कोई इशू नहीं है। आपने जिस तरह इसने ये वाले कैलकुलेट की है, इसी तरह अपने वेट इसके साथ अटैच करके तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेना है। पोर्टफोलियो रिस्क थोड़ा डिफिकल्ट था, वो मैंने आपके लिए कर दिया। अभी किया क्यों है इस टेबल के अंदर, वो क्यों इतनी वैल्यूज की कैलकुलेट की है, क्या समझाना चाहेंगे? एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप, वो समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप, ये जो मैप है आपके सामने अभी ये है तो एक ग्राफ, इसको वो मैप कह रहा है। वो जो टेबल के अंदर वैल्यूज थी उनको यहाँ पे प्लाट किया उसने। प्लाट क्यों किया उसको बताता हूँ आपको। जैसे ये पोर्टफोलियो इसका हमने रख लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, जैसे 3.4% कब था, जब 11.5% पोर्टफोलियो का रिस्क था और उसमें 15% स्टॉक एक था और 85% स्टॉक बी था। ये आपको ये 15% नजर आ रहा है, आगे स्टॉक एक भी लिखा हुआ। ठीक है जी, स्टेबल, इसको हम ग्राफ को समझते हैं। 3.4%, 5%, 9%, 50%, 20% हॉरिजॉन्टल एक्सिस और पोर्टफोलियो रिस्क है, और आप वर्टिकल एक्सिस पे देख लें कि उसने रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा, अभी रीड कैसे करना, ये जो बड़ा सा डॉट है ब्लैक, स्टॉक बी, इसके ऊपर सिर्फ स्टॉक बी, इस टाइम आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक ए है ही नहीं। ये देखिए स्टॉक ए 0 लिखा हुआ है और स्टॉक बी 100% लिखा हो। इस टाइम 10% आपका रिटर्न होगा और 5% आपको उस टाइम रिस्क दरपेश होगा स्टॉक बी के अंदर। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो चेंज होता है, जब आप इस पॉइंट पे आते हैं, ये जो ग्रीन एरो जिसका मेरा कर्सर भी है इस जगह पे, उस टाइम 15% स्टॉक ए है, 85% स्टॉक बी, तो आपके पास 11.5% रिटर्न होगा उस टाइम आपके पोर्टफोलियो का। और इसी तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स देखते जाएंगे और डिफरेंट, ये जैसे स्टॉक बी इधर है तो ए अगर 50% तो बी भी 50%, तो 15% हमारे पास रिटर्न है। ये कहाँ से देख रहा है, वो टेबल में जो कैलकुलेट करके आप वैल्यूज, आप वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वैल्यू टेबल से देखें तो आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें स्टॉक ए जो है 100%, स्टॉक बी तो उस टाइम रिटर्न है 20%, वो टेबल में उसने खुद ही दिया हो, तो टेबल के अंदर सारी वैल्यूज वहाँ से उठाई आप। सही है जी। अभी यहाँ से टेबल एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप क्यों कह रहा है, एफिशिएंट क्यों कह रहा है, क्योंकि इस जब मैप को पूरे को ड्रा करते हैं, यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी पोर्टफोलियो का मिक्सचर हमारे लिए सूटेबल है, एफिशिएंट है, जो रिटर्न में मैक्सिमम देगा और रिस्क कम देगा। देखिए हम जब सारी कर्व ऐसे अगर मूव कर जा रही है तो यहाँ पे वो पॉइंट है, इसको ड्रॉप करें एक्सेस के ऊपर 3.4% क्या बन रहा है, रिस्क सबसे कम मिल रहा है, रिटर्न क्या 11.5%। तो 20 के एक ऐसा पॉइंट है जब 50% स्टॉक ए होगा और 85% स्टॉक बी होगा, उस समय आपका पोर्टफोलियो के सबसे कम होगा और आपका रिटर्न सबसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा रिस्क के हिसाब से। ये पोर्टफोलियो मैप है कि आपको सूटेबल इन्वेस्टमेंट, बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है।
ले जी, अभी ये कह रहा है कि अगर 3 स्टॉक हो जाए फिर क्या होगा। देखिए 3 स्टॉक हो गए तो रिटर्न तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे कैलकुलेट करना, जस्ट ये एक्सी आर सी वाला फैक्टर ऐड कर देना है। और जी इसका जो पोर्टफोलियो एफिशिएंट मैप जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। कैसे बनाए मैं बताता हूँ आपको। आपने स्टॉक ऐसी ब्लू वाली लाइन स्टॉक एक साथ हमने बना ली, पीछे ऊपर जो बनाई जो बड़ी करके बनाई थी, यहाँ पे स्मॉल कर दिया उसे क्योंकि एक स्टॉक और लेके आ गया। फिर ये स्टॉक सीधा डाला और स्टॉक ए और सी के ऊपर बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन की जो हमने टेबल में कैलकुलेशन देखी और उसने यहाँ पे प्लॉट की थी स्टॉक ए और सी की। फिर कहता है जब आप तीनों को कंबाइन करके आप इसके ऊपर प्लॉट करेंगे, एक बड़ी करवाएगी, स्टॉक बी से शुरू होगी वो घूम के स्टॉक सी तक जाएगी, टच दोनों को नहीं कर रही, ठीक है। तो जो ऐसे ये वाली जा रही है ऑरेंज कलर की, ये कहता है कि इस कर्व के ऊपर तीनों स्टॉक आपको एफिशिएंट पोर्टफोलियो मिलेगा, सही है जी। और एक ऐसा पॉइंट हमने इस कर्व के ऊपर डेफिनेटली वो इस जगह पे होगा, इसको जब ड्रॉप करेंगे जैसे 2.5% यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे इधर ड्रॉप करेंगे तो आपको एक रिटर्न भी देगा। कह रहा है कि ये जिस तरह एफिशिएंट पॉइंट इसलिए बता रहा होता है वो यहाँ पे बता रही है आपको। ये फिर कैलकुलेट कैसे होगा, ये तो 3 स्टॉक है, हमने जो रिस्क का फार्मूला पढ़ा वो तो 2 स्टॉक के लिए पढ़ा है। अभी हम वो देखते हैं कि जैसे रिटर्न का फार्मूला हमने तीनों के लिए देख लिया है, जैसे ये वाला फार्मूला तीनों स्टॉक्स के लिए देख लिया, तो 3 स्टॉक के लिए रिस्क का फार्मूला भी तो 2 ना, ताकि हम रिस्क भी कैलकुलेट करें। अभी देख लेते हैं। ले जी, यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे 3 स्टॉक्स के लिए। पहले 2 स्टॉक के लिए आप देखिए, आपने 2 स्टॉक स्टॉक ए लिखा, स्टॉक बी लिखा, स्टॉक ए स्टॉक बी लिखा। इन दोनों को जब स्टॉक ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये वाला एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक बी उसमें है ही नहीं। जब स्टॉक ए और स्टॉक बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा एक फैक्टर आएगा, सही है जी। और स्टॉक इस तरह ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इस तरह मल्टीप्लाई होगा ये आपस में, तो ये फैक्टर स्टॉक ए स्टॉक बी वाला ये फैक्टर, ठीक है। इस तरह स्टॉक बी आ जाएगा तो ये आएगा, सही हो गया। अच्छा बताने वाली बात सुने, एक तो ये जो डायगोनल आइटम है ये एक्स सिग्मा स्केयर सिग्मा ए स्केयर, ठीक है, ये जो फैक्टर होते हैं ये वाले डायगोनल के ऊपर, इन फैक्टर कहते हैं ये वेरियस टर्म्स है, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल है ये वाली या इधर वाली को कोवेरियस टर्म्स कहते हैं। अभी हमने 3 स्टॉक के लिए अगर फार्मूला बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, आपने जस्ट सारी टर्म्स जितनी भी टर्म्स है उनको प्लस के साथ ऐड करते रहें। अच्छा जी, तो हम यहाँ से इस टेबल से बनाएंगे 3 स्टॉक पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप टेबल को थोड़ा समझिए। पहले हम देखते हैं 2 डिफर्ड के लिए टर्म कौन सी बनती है। जैसे स्टॉक ए में यहाँ से लेता हूँ और स्टॉक बी यहाँ से लेता हूँ, टर्म समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर में वो टर्म बना रहा है ये वाली एक्स ए एक्स बी सिग्मा ए सिग्मा बी रो ए बी, ठीक है। ये डिफरेंट स्टॉक के लिए बनेगी, अल्फ़ाबेट चेंज होती जाएगी, आप देख लीजिएगा। स्टॉक सी के लिए सी आ जाएगा बी की जगह पे। अच्छा अभी मैं बनाता हूँ स्टॉक ए और स्टॉक ए का। देखिए अब इसी फॉर्मूले के अंदर जो एक्स बी था, ये स्टॉक बी के नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर मैं इसको भी एक्स ए लिख दूँ और सिग्मा बी वाले को इसको भी सिग्मा ए कर दूँ, क्योंकि स्टॉक मेरा वही है, 2 स्टॉक मेरे अगर वही है, सेम स्टॉक है, अगर रो ए बी की जगह रो ए आ जाएगा, और जब रो ए आ जाएगा ए की स्टॉक का अपने ही के साथ जो रिलेशन होगा वो 1 होगा, तो 1 रो हमारा 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी ये एक्स ए सिग्मा भी रह जाएंगे और हम दोनों को स्केयर करके इस तरह की टर्म बन जाएगी जो इस टेबल के अंदर से लिखी हुई। ये तो इस तरह टर्म करके आप पूरा टेबल बना लेंगे और कहता है कि जितने मर्जी आप स्टॉक के लिए बना लें टेबल बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अभी चलते हैं हम जी वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। अच्छा जी, ये इस तरह फॉर्मूला बनाना है उसने, जो उसने बना के दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। सारी टर्म्स को उसने कहा था ऐड कर दो, स्केयर रूट डाल दो। ये देखें एक्स स्केयर ए सिग्मा स्केयर ए, इसी तरह सारी टर्म पहले एक्स ए सिग्मा वाली लिख ली, फिर उनकी जो कॉमन थी वो लिख ली। जब इस सारी टर्म्स को लिख लेंगे तो आपके पास 2 टर्म्स पे कॉमन मिलेगी, जैसे एक्स ए एक्स बी सिग्मा बी रो ए बी, एक्स ए एक्स बी सिग्मा बी रो ए बी। ये 2 टर्म आपको मिलेगी जब, तो आपने इनका ये 2+2 करके ये ऐसे 2 आ जाएगा। ये सारी टर्म जो 2 वाली है दोनों आपस में जमा हो जाएगी, इनका कॉमन आपने यहाँ पे निकालना है, तो ब्रैकेट में डाल के इनको एक टर्म को लिख देना, जैसे कॉमन निकालने का तरीका होता है। तो इस तरह पोर्टफोलियो रिस्क 3 स्टॉक के लिए बना लें, इसी तरह 4 के लिए, जितने मर्जी आप बना लें, इसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाए। ले जी आखिरी टर्म क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म्स होती है डायगोनल के ऊपर पड़ी हुई, इनको वेरियस कहा जाता है, और बाकी जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है उनको कोवेरियस टर्म्स कहा जाता है। और इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने लेक्चर 22 खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।